पाठ 3 सजा। मूल रूप से गुजराती में कुंदनिका कापड़िया द्वारा लिखी गई यह एक संस्मरणात्मक कहानी है। इस कहानी में नायक द्वारा बचपन में की गई एक ऐसी भूल के विषय में लिखा है जिसका अनुभव उन्हें बहुत बाद में जाकर हुआ। बहुत दिनों बाद गांव लौटना कितना सुखद होता है, यह बात वे ही जानते हैं जिन्होंने अपने बचपन को बहुत चाहा हो। मेरे लिए मेरे बचपन के मायने हैं हरी भरी घास में महकते मैदान, उन मैदानों में फैली खामोशी जो धीमी से धीमी आवाज में झंकृत हो उठे, पीपल के सघन झुरमटों के बीच से एकाएक दिखाई देने वाले सुनहरे पक्षी के गीत। बहुत वर्षों बाद मैं गांव लौटा था। गांव में बहुत कुछ बदल गया था, पर समुद्र तट वाला विस्तृत क्षेत्र अभी वैसा का वैसा ही था। समुद्र तट पर आकर मैं खड़ा ही हुआ कि मुझे गणित वाले मास्टर जी याद आ गए। वे यहीं रहते थे। हरी सुंदर बाड़ लगा आंगन और छोटा सा मकान। उन दिनों हम लोग शिक्षकों से बहुत डरते थे, पर कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाते थे। हवा में शुद्ध स्वच्छ महासागर में जिस तरह से धुएं के प्रदूषण की पहली धारा प्रविष्ट होती है, उसी तरह जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे तरल श्वास में एक प्रदूषण घुमड़ने लगा। मेरे पिताजी ने स्कूल के भवन निर्माण के लिए बहुत सा धन दान दिया था। वे प्रबंध कारिणी समिति में थे और एक बड़े वकील होने के कारण उनकी खासी प्रतिष्ठा थी। इस बात का मुझे तब पता चला जब उन्होंने मुझसे एक बार पूछा, तुम्हारे मास्टर तुम्हें ठीक से पढ़ाते तो हैं? कोई तुम्हें तंग करे तो बताना, सीधा कर दूंगा उसे। पहले तो मैं स्तंभित रह गया कि नाटे कद के दुबले पतले मेरे पिताजी हमारे ताकतवर हट्टे कट्टे मास्टर जी को कैसे सीधा कर सकेंगे। बाद में मैं समझा कि वह पैसों और प्रतिष्ठा की ताकत थी जिसने उन्हें यह कहने की शक्ति दी थी। उन्हीं दिनों मैंने एक अपराध किया। अपराध तो उसे आज कह रहा हूं, उन दिनों तो वह एक पराक्रम था। गणित की परीक्षा थी। परीक्षा से पहले के दिनों में मैंने बहुत मौज मस्ती की थी, बहुत सैर सपाटे किए थे। मेरे दोस्त भी मेरी तरह थे, पर उन लोगों ने अंतिम दिनों में परीक्षा की तैयारी कर ली थी। अकेला मैं ही रह गया था बिना कोई तैयारी किए। परीक्षा में मुझे कुछ भी नहीं आया। आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद भी मुझसे पहला सवाल हल नहीं हुआ था। मैं अंदर ही अंदर कांपने लगा। फेल होना बहुत बड़ी बेइज्जती थी। मैंने एक चिट लिखकर पास वाले लड़के के पास खिसका दी। मुझे सवाल नहीं आता, अपनी नकल कर लेने दो। मास्टर जी की निगाह बचाकर उसने अपनी कॉपी इस तरह से रख दी कि मैं सब कुछ देख सकूं। मैं तेजी से नकल करने लगा। तभी अचानक मेरी गर्दन पर किसी का हाथ पड़ा। यह गणित वाले मास्टर जी का हाथ था। उन्होंने तेज स्वर में पूछा, क्या कर रहे हो? मैं कांपने लगा। उन्होंने पास वाले लड़के की तरफ देखा, उसकी कॉपी ली और मेरी भी, दोनों का मिलान किया। यह सब इतनी फुर्ती से, इतनी खामोशी से किया गया कि कक्षा के दूसरे लड़कों का ध्यान भी नहीं गया। मैं शर्म और तिरस्कार से जैसे जमीन में गड़ गया। बाहर चलो, उन्होंने मेरे कान में धीमी पर कड़क आवाज में कहा। डर के मारे कांपता हुआ मैं उठा और उनके पीछे पीछे बाहर चला आया। कक्षा के बाहर कोई मुझे देख न ले, इस तरह वे मुझे ले गए और एक जोरदार तमाचा लगाते हुए बोले, चोरी करते हो? रोते रोते मैंने कहा, मुझसे भूल हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। मैं समझ गया कि दूसरे लड़कों के सामने वे मुझे बेइज्जत नहीं करना चाहते थे। मन ही मन मैंने कृतज्ञता अनुभव की और फिर से मैंने शेष सवालों को पढ़ा। सौभाग्य से वे मुझसे हल हो गए, पर मेरा मन दिन भर कुढ़ता रहा, जलता रहा। पता नहीं ये मेरे गुनाह की वजह से था अथवा मुझे दी गई सजा के कारण। लेकिन उस रात पिताजी ने मुझसे पूछा, क्यों, आज गणित का पेपर कैसा हुआ? उस समय ना जाने किस बल पर, किन संस्कारों और प्रभावों से दबकर मैं बोल गया, सवाल तो सभी आते थे मुझे, पर मास्टर जी ने अकारण मुझे कक्षा में परेशान किया, इसीलिए मैं उलझन में पड़ गया। अच्छा, किसने परेशान किया, कैसे किया? झूठ के रास्ते पर मैंने घोड़ा दौड़ा दिया था और अब लगाम मेरे हाथ में नहीं थी। मैं बोला, ऑफिस में बुलाकर बिना बात मुझे तमाचा मारा। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, बिना बात मारा?
मैं नितांत धृष्ट बन गया था। हाँ, बिल्कुल बेबात। बोले, तेरे पिता ने भवन निर्माण के लिए दान दिया तो बहुत बड़ा उपकार नहीं किया। पिताजी का चेहरा तमतमा उठा। बोले, अच्छा ऐसा कहा उसने? कुछ देर तक वे सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, जा सो जा। मेरे मुंह से मिथ्या शब्द अंगारे की तरह निकले थे। यदि मेरे पिताजी ने प्रतिष्ठा को कुछ कम और सत्य को कुछ अधिक स्थान दिया होता तो उन अंगारों से मैं झुलस जाता और उस प्रदूषण से अवश्य बच गया होता। बाद में मेरी समझ में आया कि पाप की बहुत छोटी सी शुरुआत जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके पीछे कितनी और दूसरी शक्तियां जुड़ी हुई होती हैं। अगले ही दिन जब मुझे पता चला कि गणित वाले मास्टर जी को नौकरी से निकाल दिया गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक हुआ, वे इसी योग्य थे। इस घटना को घटे कई वर्ष बीत गए थे। मैं स्कूल से कॉलेज में चला गया। मैंने सुना कि उन मास्टर जी को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ी थीं। बाद में स्कूल का ट्रस्टी मंडल बदल गया। मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तब उन्हें फिर से नौकरी में ले लिया गया था, क्योंकि वे बड़े ही विद्वान अध्यापक थे। जानबूझकर निर्दोष अध्यापक जी के साथ उन दिनों मैंने जो अन्याय किया था वह शायद मुझे याद ना आता, पर अभी कुछ समय पहले ही मेरे एक माथत व्यक्ति ने कंपनी के डायरेक्टर के पास जाकर मेरी झूठी शिकायत कर दी। मेरे दिल में भयंकर क्षोभ हुआ। तब मुझे वे गणित वाले अध्यापक जी याद हो आए। हरी बाड़ वाला वह छोटा सा मकान मैंने ढूंढ लिया। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और छप्पर के खपरेल काले पड़ गए थे। मकान के बंद दरवाजे के सामने मैं कुछ देर तक खड़ा रहा, अंगारों की तरह दहकते उन शब्दों को याद करता जो मुझे कभी का जला चुके होते, पर मैं जला नहीं था। अध्यापक जी को उस वक्त कैसा लगा होगा, मेरे बारे में उन्होंने कितनी हल्की धारणा बनाई होगी। मेरे पिताजी ने जब उन्हें स्कूल से निकलवा दिया था तब उन पर कितना गलत आरोप मढ़ा गया होगा। लज्जा से मेरा मन आहत हो गया और जब मैंने दरवाजा खटखटाने को धीरे से हाथ बढ़ाया तो पता चला कि दरवाजे पर ताला लगा है। अध्यापक जी यहीं रहते थे, यह तो मैंने पता लगा लिया था। बाहर गए होंगे, शायद अभी लौट आएंगे। कुछ देर गीली नरम रेत पर चक्कर लगाने के इरादे से मैं समुद्र की ओर निकल गया। वहीं मैंने उन्हें देखा। वे समुद्र से बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे पर सूर्य की धूप पड़ रही थी। वृद्ध होने के बावजूद वृद्ध न दिखने वाली झुर्रियों रहित उनके चेहरे पर विचार मग्नता के भाव विद्यमान थे। मैं सामने जाकर खड़ा हो गया, धीरे से कहा, नमस्कार सर। नमस्कार। वे रुके और मुझे गौर से देखने लगे, पर ऐसा लगा नहीं कि मुझे पहचान गए हों। हो सकता है उनके अनेक विद्यार्थी उनसे वर्षों बाद मिले हों और उन्होंने उन्हें ना पहचाना हो। वे घर की ओर जाने लगे, मैं भी साथ साथ चला। जैसे भी हो, मैं उनसे तुरंत क्षमा मांगना चाहता था, अपने कलंक को धो डालना चाहता था। उनके घर की ताजा चमकदार हवा में धुएं की हल्की सी रेखा भी घुसने देना नहीं चाहता था। सर, मुझे पहचाना? मैं विजय वकील। आपने मुझे पढ़ाया था। मुझे लगा अपना सरनाम वकील बताते ही उन्हें एक साथ सब कुछ याद आ जाएगा, अन्याय, अपमान, रोष। पर मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा, सच्चे दिल से उनका उल्हाना सुन लूंगा। बहुत जरूरी था ये, उनसे भी बढ़कर मेरे लिए। वे थोड़ा ठहरे, फिर से एक बार मेरी तरफ देखा, अत्यंत निर्दोष भाव से बोले, विजय वकील, याद नहीं आता, तुम मुझसे पढ़ते थे? किस वर्ष? मैंने अत्यंत शर्म और संकोच के साथ कहा, जी मैं विनोद राय वकील का बेटा। एक क्षण के लिए उन्होंने इस नाम को याद करने का प्रयत्न किया, फिर हंसकर बोले, याद नहीं आता कुछ। अब उम्र ढल गई है ना, बहुत कुछ भूल जाता हूं, लेकिन तुम कहते हो तो ठीक ही होगा। चलो घर चलकर साथ साथ चाय पिएं। तुम क्या करते हो इन दिनों, कहां हो? मेरे पिताजी बड़े ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मैं एक कंपनी में मैनेजर था। लोग जिसे सफलता कहते हैं वह मैंने प्राप्त की थी, लेकिन इस क्षण मुझे लगा कि प्राप्त करने लायक बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया था मैंने। सफलता, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति से भी बढ़कर उत्तम वस्तुएं होती हैं जीवन में, जो मैं प्राप्त नहीं कर सका। मेरा मन तिक्त, उदास हो गया। जिन्हें मैं याद नहीं, उनसे क्षमा कैसे मांगू?
उनके मन में, उनकी स्मृति में मेरा अस्तित्व तक नहीं। मकान का दरवाजा खोलते हुए उन्होंने कहा, तुमको मैं जानता नहीं, गणित में तुम्हारी रुचि थी क्या? बोस की एक किताब हाल ही में आई है, बड़ी ही अच्छी है, तुम देखना चाहोगे? और व्यवस्थित ढंग से सजाकर रखी हुई किताबों की अलमारी में वे किताब ढूंढने लगे। एक सज्जन और सच्चे इंसान की स्मृति में से संपूर्णतया हट जाना कोई मामूली सजा नहीं, लेकिन क्या सभी अपराधों के लिए क्षमा मिल सकती है?